मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों के आपके YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर। आईएएस ज्योग्राफी बाबा YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए 16 जून को होने वाली आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है भारत के भूगोल से संबंधित एक करंट अफेयर की सीरीज। जी हाँ, इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ समसामयिकी मुद्दों पर। केवल भूगोल ही नहीं, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित भी टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा हम लोग करेंगे। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज सबसे पहला एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि यह वीडियो, यह टॉपिक, यह एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के इस पहले एपिसोड में कौन कौन से भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे अभी इधर कुछ समय से एक द्वीप बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, यह द्वीप है एवेस द्वीप। यह एवेस द्वीप है कहां? यह एवेस द्वीप आप लोगों को दिखाई देगा आपके एटलस में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जी हाँ, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य एक छोटा सा द्वीप है। अभी हाल ही में यह चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा यह क्योंकि यहां पर अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इस द्वीप को एक टूरिज्म द्वीप के रूप में बनाएगी। यानी यहां पर पर्यटक को बढ़ावा देने के संबंधित, इसमें अच्छे बीच, सुंदर बीचों को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य करने को लेकर बात की गई है। यह द्वीप निर्जन द्वीप है, यानी कि यहां कोई भी नहीं रहता। हालांकि एक न्यूज यह भी है कि केवल 2 ही लोग यहां पर पाए गए थे बहुत पहले, वो भी। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि इसको एज अ टूरिज्म के रूप में उभारा जाएगा, इस प्लेस को, इस द्वीप को, एविस द्वीप को। कहाँ है मैंने बताया? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाने का काम करता हूं। और फिर क्या केवल इसलिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, निर्जन द्वीप है, या कुछ और बात भी है, ये भी समझेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं एविस द्वीप की, एविस आइलैंड। एविस आइलैंड ये देखिए एविस आइलैंड के रूप में यह आपको दिखाई देगा। ये पूरा आइलैंड जो है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य अवस्थित भाग के रूप में आप लोगों को दिखाई देगा। यह एविस आइलैंड आपको दिखाई देगा। ये ये देखिए, यह देखिए, यहाँ आपको ये नहीं है, ये दूसरा खुल गया है। यहाँ आपको दिखाई देगा, यह है उत्तरी अंडमान है। अगर आप देखेंगे, यह उत्तरी अंडमान है और यह मध्य अंडमान है। और यहीं पर ही एक छोटा सा द्वीप है आपका एविस आइलैंड। यह चर्चा में बना हुआ है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच, यानी कुछ इस तरीके से।
ये यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप हैं और यह है आपका उत्तरी अंडमान और यह है मध्य अंडमान और यही ही आपको दिखाई देगा एविस आइलैंड। यहां है एविस आइलैंड। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यह चर्चा में क्यों है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस द्वीप से पाया गया है प्लास्टिक रॉक, जिसे प्लास्टिग्लोमरेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्लास्टिग्लोमरेट। याद रखिएगा, प्लास्टिक रॉक्स यहां पर पाई गई हैं, यानी प्लास्टिक की चट्टानों यहां पर इस द्वीप पर मिली है, इसलिए यह चर्चा में है, जिसका नाम है प्लास्टिग्लोमरेट। कौन सा? प्लास्टिग्लोमरेट। प्लास्टिग्लोमरेट यह है। ये क्या है? प्लास्टिक रॉक्स हैं। अब इससे क्या आशय है, इसको समझेंगे हम लोग। ये पिघला हुआ जो प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक पिघले हुए प्लास्टिक के साथ रेत, कोरल यानी मूंगे के टुकड़े, सीप यानी शैल और लकड़ी के मलबे जैसे प्राकृतिक सामग्रियों के संलयन से, यानी उनसे जुड़ जाता है, उनके संलयन से बनता है, जो कि पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषक का एक भौतिक संकेतक है, या कहें भौतिक संकेत है। कैसे बनता है? मैंने बताया हुआ, यह बनता है पिघले हुए प्लास्टिक जब संयोग करता है, किससे? जब यह संयोग करता है रेत के साथ, मूंगों की चट्टानों के साथ। रेत हो गया, मूंगो या मूंगे की चट्टान यानी कोरल चट्टान हो गया, शैल हो गया, लकड़ी का मलबा हो गया, इन सब के संलयन से ही इसका निर्माण होता है। किसका? प्लास्टिग्लोमरेट रॉक का या प्लास्टिक रॉक का। पहली बार इस प्लास्टिक प्रदूषक की प्राप्ति भारतीय उपमहाद्वीप पे हुई है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप में अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के एवेस द्वीप पर इसकी प्राप्ति हुई है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में यह कहां पाया गया है? पहली बार यह प्रदूषक यह पाया गया है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य अवस्थित एवेस द्वीप पर। यानी अगर हम लोग कहें तो पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार इसकी प्राप्ति कहां हुई है? इसकी प्राप्ति हुई है उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य अवस्थित एवेस द्वीप पर। एवेस द्वीप पर प्राप्ति हुई है पहली बार। यह क्या है? पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषक का एक भौतिक संकेत है। कौन? पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषक का एक भौतिक संकेत। प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये। पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषक का भौतिक संकेत है ये।
क्या है, भौतिक संकेत है। ऐसा नहीं है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिला है विश्व में पहली बार, इसके अतिरिक्त भी इसकी अमेरिका में भी प्राप्ति हुई है, यूरोप में भी इसकी प्राप्ति हुई है। हालांकि विश्व में पहली बार इस प्लास्टिग्लोमरेट पॉल्यूटेंट की, या प्लास्टिक पॉल्यूटेंट या के प्लास्टिक प्रदूषक की जो प्राप्ति हुई थी वर्ष 2014 में हुई थी। हवाई द्वीप के कामिलो बीच पर इसकी पहली बार प्राप्ति हुई थी, वर्ष 2014 में पहली बार यह प्रदूषक प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। यानी कहें वर्ष 2014 में पहली बार यह प्लास्टिक प्रदूषक कौन, प्लास्टिग्लोमरेट की प्राप्ति हवाई द्वीप के कौन से, कैमिलो बीच पर प्राप्ति हुई थी, कैमिलो तट पर प्राप्त हुआ था। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि सर इससे क्या दिक्कत है, क्या चीज है। यह प्रदूषक जो है, यह प्लास्टिक की जो चट्टानें हैं, यह स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह समुद्र तटों की प्राकृतिक संरचना को बदल देंगी और संभावित रूप से जो भी जलीय जीव इनके संपर्क में आएगा या अगर उसने इनका उपभोग कर लिया तो उन सभी जीवों को यह क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं, प्रदूषक है तो पहुंचाएंगे। अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है। सर प्लास्टिग्लोमरेट का निर्माण कैसे हुआ। इस प्रदूषक का निर्माण आमतौर पर समुद्र तट पर कैंप फायर या कूड़े की जो आग है, उस आग से जब वह प्लास्टिक पिघल जाता है तो उस तीव्र ऊष्मा के कारण यह पिघला हुआ प्लास्टिक जो होता है समीपवर्ती रेत, मूंगा, सीप आदि के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब मैं जरा आपको प्लास्टिग्लोमरेट को दिखाता भी हूं कि कैसा यह दिखाई देता है। प्लास्टिग्लोमरेट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यह क्या है। प्लास्टिग्लोमरेट रॉक, यह देखिए इस तरीके से यह दिखाई देता है। देखिए यहां बनता हुआ भी दिखाया जा रहा है कि क्या है, ये देख रहे हैं चट्टानों के ऊपर प्लास्टिक से जुड़ा हुआ, यह आपको दिखाई दे रहा है, यह प्लास्टिग्लोमरेट है। यह तटों पर जब हम लोग बात करते हैं कि कैंप फायर हो जाए या कूड़े में आग लग जाए और वहां पे प्लास्टिक को, वो पिघला हुआ प्लास्टिक रेत के संपर्क में आएगा तो उसमें जुड़ ही जाएगा। तो इसका निर्माण इस प्रक्रिया से होता है। और अगर तटीय जीव या जलीय जीव अगर इन चट्टानों के संपर्क में आएंगे तो उनके शरीर को, उनको नुकसान पहुंचाएगा। यानी समुद्री या कहें तटीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए यह एक नुकसानदायक चट्टान के रूप में हो सकता है। क्लियर है यहां तक? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी किसी तरीके की? अब बात आती है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरा इसका कारण है चर्चा में रहने का एविस द्वीप का, कि यहाँ के यानी अंडमान निकोबार द्वीप के जो प्रशासन है उसने उत्तरी और मध्य अंडमान के मध्य अवस्थित इस निर्जन एविस द्वीप को पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एविस द्वीप को कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कोकस आइलैंड से कंफ्यूज मत होइएगा, अमेरिका में कोकोनट आइलैंड से इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यह कोकोनट आइलैंड यहां पर भी इस एविस द्वीप को भी कहते हैं क्योंकि यहां पर नारियल के वृक्षों की प्राप्ति अधिक होती है। यानी कहा जाए कि तो अगर हम लोग कहें तो हम यह कह सकते हैं कि इस द्वीप को दूसरा कौन सा नाम, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोकोनट आइलैंड।
इस नाम से भी जाना जाता है। तो यह सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लास्टिग्लोमरेट क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी प्राप्ति कहां हुई है, यह कैसे बनता है, और भारत उपमहाद्वीप में जहां इसकी प्राप्ति हुई है उसको क्या कहा जाता है, क्या उस आइलैंड का कोई दूसरा नाम भी है। क्लियर है यहां तक? बोलिए। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक देखते हैं कि आज का हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा है। आज का सेकंड टॉपिक है डैमेज ऑफ राम झूला, राम झूले का क्षतिग्रस्त होना। आप लोग में से कई सारे लोग जो दिल्ली के आसपास या कहें पूरे भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार जाते हैं, और जब हरिद्वार जाते हैं तो ऋषिकेश में भी जाते हैं। तो ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना लोहे का एक झूला पुल जो है वह बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, और इस झूले का नाम था राम झूला, जिसका निर्माण वर्ष 1986 में लक्ष्मण झूला के समीप ही समानांतर रूप से किया गया था। हालांकि लक्ष्मण झूला बहुत पुराना है, आप इसी से ही अंदाजा लगाइए कि लक्ष्मण झूला को वर्ष 1930 में अंग्रेजों ने सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया था, लेकिन जब अंग्रेज भारत से गए तो फिर से लक्ष्मण झूला खुल गया, और लेकिन उसके बावजूद यह चलता रहा, जिसे अंग्रेजों ने सुरक्षा के कारणों की वजह से बंद किया था, लेकिन भारत सरकार ने इसे बंद किया वर्ष 2022 में। कब बंद किया? वर्ष 2022 में। क्लियर है? यानी कहां है, अगर हम लोग बात करें तो राम झूले का क्षतिग्रस्त होना। अभी यह क्यों चर्चा में सर, आप इसे क्यों बता रहे हैं? अभी बताता हूं क्यों। किसकी वजह से हुआ? पहले यह है कहां? अगर हम लोग बात करें तो यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के किस जगह पर? ऋषिकेश में। आप लोग गए भी होंगे घूमने के लिए ऋषिकेश में। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1986 में। 1986 में बाढ़ के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले साल बाढ़ के कारण वर्ष 2023 में क्षतिग्रस्त हुआ। क्या था? लक्ष्मण झूला के समानांतर बनाया गया था। लक्ष्मण झूला को तो वर्ष 2022 में ही सरकार ने बंद कर दिया था। अब बात यह आती है, यह जो राम झूला है जो गंगा नदी पर बना था, आप लोग अगर गए होंगे घूमने के लिए तो एक तरफ से दूसरे तरफ को जोड़ता है। यह राम झूला उत्तराखंड के शिवानंद आश्रम जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है, उसको स्वर्ग आश्रम जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। आप में से कई लोग गए होंगे तो आप अब समझिए, यह पुल एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ रहा था। इतना लंबा पुल नहीं था कोई, लेकिन ऋषिकेश का एक हिस्सा यह पड़ता है पौड़ी गढ़वाल जिले में और दूसरा हिस्सा पड़ता है टिहरी गढ़वाल जिले में। तो यह जो राम झूला पुल था, यह राम झूला पुल यह जोड़ता था किसे? यह जोड़ता था आपके शिवानंद आश्रम जो कि टिहरी गढ़वाल जिले का है। शिवानंद आश्रम कहां? टिहरी गढ़वाल जिला। को स्वर्ग आश्रम पौड़ी गढ़वाल जिले से जोड़ता था। स्वर्ग आश्रम कहां है? पौड़ी गढ़वाल जिले में। आप में से अगर कहीं गए होंगे तो पहले जाएंगे तो यही पड़ेगा।
पौड़ी गढ़वाल जिला। इन दो को जोड़ता था। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम लोग बात करें, अगर आप में से कई लोग अभी भी गए होंगे तो देख रहे होंगे लक्ष्मण झूला भी बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण झूले की जगह अब एक नए झूले का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा लक्ष्मण झूले के विकल्प के रूप में एक और सेतु का निर्माण किया जा रहा है, एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसका नाम लक्ष्मण झूला नहीं रखा जा रहा है, उसका नाम बजरंग सेतु किया जा रहा है। यानी उसका नाम बजरंग सेतु रहेगा। क्लियर है? यानी लक्ष्मण झूले के विकल्प के रूप में बजरंग सेतु का निर्माण हो रहा है। के विकल्प के रूप में बजरंग सेतु का निर्माण। तो आप में से कई लोग जो जा रहे हैं ना देखने के लिए, वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा का निर्माण किया जा रहा है। अब कुछ लोगों ने देखा ही नहीं होगा, तो आइए जरा उनको दिखा भी देते हैं। यह था पुल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह था राम झूला। यही ही बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। लक्ष्मण झूला के समानांतर यह बना हुआ है। अब जो लक्ष्मण झूला जो बनाया जा रहा है उसे बजरंग सेतु का नाम दिया जा रहा है। आप लोगों में से कई लोग घूमने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा इस पुल को, इस झूले को देखा होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि चूंकि सुरक्षा कारणों से इसे बंद किया गया, पहले भी यह बंद हुआ, और लक्ष्मण झूला जो कि आस्था का विषय का एक क्षेत्र रहा है ऋषिकेश के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग बात करते हैं बहुचर्चित एक परियोजना के बारे में जिसका नाम है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। जी हां, अब आपको याद आएगा दिबांग। दिबांग तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एक नदी है। जी हां, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो दिबांग नदी बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा करेंगे। यह भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, दिबांग नदी बहुउद्देशीय परियोजना। परियोजना अगर हम लोग बात करें इस परियोजना को क्यों बनाया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर इस बहुउद्देशीय परियोजना को निर्माणित किया जा रहा है, या कहा जाए इसका विकास किया जा रहा है। क्यों? क्या लाभ होगा? कौन से बहुउद्देश्य हैं इसके? पहला, बाढ़ का नियंत्रण और इस जल का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए करना। तो अरुणाचल प्रदेश में इस बहुउद्देशीय परियोजना का विकास किया जा रहा है दिबांग नदी पर। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। प्रदेश में दिबांग नदी पर इस परियोजना का विकास किया जा रहा है। विकास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मैंने आपको बताया, पहला, बाढ़ नियंत्रण, प्लस जल विद्युत
ऊर्जा का उत्पादन, यहां पर जो जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो परियोजना का जो विकास किया जाएगा, यह कहा जा रहा है उसकी क्षमता लगभग 2880 मेगावाट होगी। कितनी ऊर्जा क्षमता वाली? 2880 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना का यहां निर्माण किया जा रहा है, और इसके विकास के साथ ही यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। ठीक है ना? यानी कि कहा जाए इसके विकास के साथ ही यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। तो अब यहां से यह भी हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, दिबांग नदी पर किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो कि देश के या कहें सबसे ऊंचे बांध की संरचना के द्वारा संचालित होगी। दिबांग नदी पर अब हम लोग बात करें, दिबांग नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। दिबांग नदी कहां है? दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक ऊपरी सहायक नदी है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती है। हालांकि इस नदी का जो उद्गम है, दिबांग नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी जिले में भारत चीन की सीमा पर एक दर्रा है, जिसका नाम है केया दर्रा। केया दर्रा, उसके समीप से इसका उद्गम होता है। आइए जरा दिबांग नदी को अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से देखेंगे, यह मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप देखेंगे यहां से एक नदी उद्गमित होती है और यह नदी भारत में प्रवेश करती है ऐसे करके। और यह हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का। यह हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, और यह बीच वाला जो हिस्सा आप देखेंगे यह है असम का हिस्सा। ये असम का हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। आप अपने एटलस पे देख रहे होंगे ऐसे करके, ये अरुणाचल प्रदेश और यह असम राज्य हो गया। और यहीं से होती हुई यह नदी बहती है, सांगपो नदी, और यहां ऐसे करके आती है, ऐसे करके यह बहती है। अब यहीं से एक नदी दिबांग नदी आकर इसमें मिलती है, और इधर से एक नदी लोहित नदी आकर इसमें मिलती है ऐसे करके। और यह मिलती है असम राज्य का एक जगह है जिसका नाम है सादिया या सदिया। सादिया या सदिया। और जब यह दोनों नदियां मिल जाती हैं इस नदी में, तो यहीं से इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र। यहां से सादिया जिले के बाद, असम के सादिया जिले के बाद इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाली नदी, ये है आपकी दिबांग नदी। दिबांग नदी अगर आप देख रहे होंगे तो यह चीन की सीमा के पास से, भारत और चीन की सीमा के पास से इसका उद्गम होता है। क्लियर है? कहां पर? केया दर्या है वहां पर। तो अगर हम लोग बात करें तो यह परियोजना जो दिबांग नदी पर बनाई जा रही है, यह क्या है? दिबांग नदी। दिबांग नदी
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है, जिसका उद्गम भारत चीन की सीमा पर अवस्थित केया दर्रा। अब देखो, केया दर्रा चर्चा का विषय बन गया। पता चले कुछ प्रमुख दर्रे मैच करने को आए, उनमें से दो जो चर्चा में बने हो वो डाल दे और उसी में से एक केया हो, तो केया दर्रा के समीप से होता है, के समीप से। यह नदी कहां कहां से संचरित होती है? मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में संचरित होती है। अरुणाचल प्रदेश प्लस असम राज्य। और मैंने आपको बताया कि यह जाकर लोहित नदी में मिलती है और लोहित नदी दिहांग नदी में मिलती है, असम के सादिया जिले में मिलती है और वहीं से इसका नाम, इस नदी का नाम, इस मेन नदी का नाम क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र कहलाता है। यह नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप देखेंगे तो जो दिबांग नदी देख रहे हैं, यही ही आपको एक पर्वत श्रृंखला, एक पहाड़ी दिखाई देगी जिसका नाम है मिसमी। क्या नाम है? मिसमी नाम है जिसका। जी हां, मिसमी पहाड़ी दिबांग नदी के ऊपरी मार्ग पर पाई जाती है। ये दिबांग नदी जहां से संचरित हो रही है, यहीं पर ही, इसके ऊपरी भाग में ही अगर हम लोग कहें तो मिसमी पहाड़ियां हैं। आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं, मैं आपको बनाकर भी दिखा रहा हूं। यहां पर मिसमी पहाड़ियां यहां पर हम लोग को दिखाई देती हैं। क्लियर है यहां तक? और जहां यह नदियों का संगम होता है असम में, वहीं ही डिग्रू सुखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, की अवस्थिति है। यानी इन दोनों नदियों के संगम पर ही नदियों के संगम पर ही डिब्रू सिखोवा की अवस्थिति है। अब यह भी चर्चा का विषय हो गया। अब सोचिए यहां से प्रश्न कितने आराम से बन सकता है, बहुत ही आराम से बन सकता है। यह नदी तो हो गई आपकी दिबांग, और यह नदी कौन सी? लोहित नदी है। यह लोहित नदी, लोहित नदी है और यहीं ही बनाई जा रही है परियोजना दिबांग नदी पर। हालांकि एक और बात बताऊं, इस परियोजना की नींव वर्ष 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने रखी थी। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो अब क्रियान्वित हो रही है। तो याद रखिए, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चूंकि यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपसे इतना ही कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कोच्चि व्यापीन अंडर सी टनल, यानी अंतः समुद्री सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, कोच्चि व्यापीन। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट अपने करंट के इशू पर चलते हैं।
कोची व्यापीन अंतः समुद्री सुरंग। अंडर सी टनल। इस पर हम लोग बात करते हैं कि यह क्या है। कोच्चि आप लोग जानते हैं भारत के केरल राज्य में है, और आप लोग यह भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोच्चि में ही भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जिसे कोचीन बंदरगाह भी कहा जाता है, उसकी अवस्थिति है। तो केरल राज्य से संबंधित है क्या कि केरल की सरकार ने केरल के तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ने वाले तटीय राजमार्ग के निर्माण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है, जो कि अंडर टनल होगा, अंदर सी होगा, समुद्र के अंतः भाग में होगा, जिसकी लंबाई लगभग में 652.4 किलोमीटर की है। और यह परियोजना जोड़ेगी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड जिले से। आइए दिखाता हूं। देखते हैं ये चलती है कि नहीं। नहीं चल, दूसरे तरीके से काम करते। यह देखिए, ये केरल राज्य आप लोग देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और केरल राज्य में यह देख रहे हैं, यहां है आपका तिरुवनंतपुरम, और इसके तट के सहारे, तट के अंदर होते हुए, जलीय मार्ग से होते हुए यह परियोजना का निर्माण होगा, और यह कासरगोड जिले को जाकर जोड़ेगी। यानी कि अगर हम लोग भारत के मैप को देखें तो कुछ इस तरीके से आपको इस परियोजना की अवस्थिति दिखाई देगी। यहां आपको दिखाई देगा, कहा जाए तो कर्नाटक राज्य, इस तरीके से, और यहां से आपको दिखाई देगा केरल राज्य, ऐसे करके यह केरल राज्य। और इसी केरल राज्य की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो केरल है, यहीं पर ही तट के सहारे यहां तिरुवनंतपुरम आपको दिखाई देगा, तिरुवनंतपुरम आप लोग अपने एटलस में देख सकते हैं। और यहां आपको दिखाई देगा कासरगोड, कासरगोड, और इन दोनों को जोड़ने वाली, यह तट के सहारे चलने वाली, यह सीधी सीधी सी एक
परियोजना है, इसका निर्माण किया जा रहा है, केरल सरकार ने लिया है। यानी कहा जाए केरल सरकार, ये मैंने आपको मैप दिखा दिया, केरल सरकार तिरुवनंतपुरम जिले को कासरगोड जिले से जोड़ रही है। वाली परियोजना है। लंबाई मैंने आपको बताई तो 652.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें, सुरंग जो है वह समुद्र के नीचे बनाई जा रही है। अब इससे फायदा क्या होगा? यातायात के लिए, नागरिकों के आवागमन के लिए, संरचनात्मक और समुद्री इंजीनियरिंग की प्रभावशाली उपलब्धि के रूप में यह होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार ऐसा बन रहा हो। आप जब यूरोप पढ़ते हैं तो यूरोप में जब आप लोग ब्रिटिश द्वीप समूह को देखते हैं और ब्रिटिश द्वीप समूह के दक्षिण में देखते हैं तो आपको इंग्लिश चैनल दिखाई देता है। वहीं पर एक चैनल टनल बनाया गया है जो कि इसी तरीके से अंतः समुद्री सुरंग के रूप में है। ऐसे ही टर्की में बना हुआ है जिसे यूरेशिया टनल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जापान में बना हुआ है जिसे सीकन टनल के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि यहां पर बना हुआ है तो तय है कि इसकी व्यवहारिकता भारत में भी यहां पर दिखाई देगी, जो कि लाभकारी होगी, निश्चित रूप से लाभकारी होगी। अब बात आती है कि सर क्या? अब अगर आप लोग देखें तो यहीं ही आपको एक झील दिखाई देगी, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। यहां एक आपको दिखाई देगी झील अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील, यह भी आपको यहां पर दिखाई देगी। और यहां पर आपको दिखाई देगा कोच्चि बंदरगाह या कहें कोचीन बंदरगाह। और इस कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है इस कोची बंदरगाह को। साथ ही साथ अब क्यों कहा जाता है, कारण भी है। अरब सागर आपको यहां दिखाई देगा, केरल के तट पर यहां आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप सागर, और फिर इधर दिखाई देगा हिंद महासागर। इन तीनों महासागरों के मिलन या इस हिंद महासागर और इन सागरों के मिलन की वजह से नीचे आप देखेंगे तो मालदीव है और इधर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। इन देशों के लिए यह एक गेटवे का प्रवेश द्वार, व्यापार के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करता है, इसलिए इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो कोचीन तट है यह मालाबार या कहे यह बंदरगाह जो है यह मालाबार तट के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? मालाबार तट के अंतर्गत है यह बंदरगाह। कौन सा? कोचीन बंदरगाह। अब अगर हम लोग बात करें, इसकी अवस्थिति है और यह यहां पर है। अब जब यह अंडर टनल सुरंग यानी कहा जाए कि समुद्री अंतः समुद्री सुरंग बनेगी, तो जो लोग कासरगोड तिरुवनंतपुरम से जाते होंगे, जिनको टेढ़े मेढ़े रास्ते इसको तय करके जाना होता होगा, तो वह समय भी ज्यादा लगता होगा। दूसरा, परिवहन के अंतर्गत ईंधन का ज्यादा भी उपभोग होता होगा।
और जितना अधिक ईंधन और अधिक मार्ग परिवहन का तय करोगे तो तय है किराया भी ज्यादा जाएगा। लेकिन यह परियोजना इन सभी तीनों चीजों को कम करेगी। साथ ही साथ जब कम समय में इस दूरी को प्राप्त कर लिया जाएगा तो ईंधन भी कम खपत होगा, पर्यावरण हितैषी भी होगी यह परियोजना, अगर हम लोग बात करें तो होगी या नहीं होगी। लेकिन एक चीज है, जब हम इसके नकारात्मकता की बात करेंगे तो इसके निर्माण में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। होगा या नहीं होगा? हालांकि परिवहन के अंतर्गत वायु प्रदूषण कम होगा, लेकिन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के विनाश होने की संभावना है। अब यह मालाबार तट जो है, यह बहुत संकीर्ण तट है, भारत का संकीर्ण तट है, नैरो कोस्ट है, 5 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई वाला है केवल। जिसकी वजह से यहां गहरे पोताश्रय या बंदरगाह हैं जो सुरक्षित हैं, और उन्हीं में से एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के अंतर्गत कोचीन बंदरगाह है। यह जब परियोजना पूरी होगी तब यह गहरे जहाजी यातायात मार्ग यानी डीप शिपिंग चैनल के तहत भारत की पहली अंतः समुद्री सुरंग होगी। क्लियर है? अब इससे लाभ क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब सुरंग सीधी होगी, यातायात भीड़ में कमी आएगी, तो समय में कमी आएगी तो प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बेहतर सुरक्षा मिलेगी, पर्यावरणीय लाभ होगा, लेकिन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा। अब बात आएगी सर एग्जैक्टली यह किसको किसको जोड़ेगी? तो यह केरल के तट पर अवस्थित 9 जिलों को जोड़ने वाली परियोजना है। कितने जिलों को? 9 जिलों को। केरल के 9 जिलों को जोड़ेगी, को जोड़ने वाली परियोजना है। कौन कौन से? तो देख लो, पहला तिरुवनंतपुरम हो गया, कोल्लम हो गया, अलप्पुझा हो गया, एर्नाकुलम हो गया, थिरुसर हो गया, मलप्पुरम हो गया, कोझिकोड हो गया, कन्नौर हो गया, कासरगोड हो गया। यह 9 जिले हैं जिनको जोड़ेगी है। फिर से बता दे रहा हूं कौन कौन से 9 जिले जो तट पे अवस्थित हैं। तिरुवनंतपुरम, दूसरी बात करें कोल्लम, तीसरी बात करें अलप्पुझा, चौथी बात करें एर्नाकुलम। इन सब की अवस्थिति को मैप पे देखिएगा। थिरुसर, मलापुरम, कोझिकोड, कन्नौर और कासरगोड। यह 9 जिले जो तट पर अवस्थित हैं केरल के, इनको जोड़ती हुई यह हम लोगों को दिखाई देगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा, इसकी महत्वता भी आप समझ गए होंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अब आप इससे समझ जाइए इस परियोजना को लेकर। भारत की पहली, जब यह निर्मित हो जाएगी, पहली अंतः समुद्री परियोजना होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। जी हां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एक महिला को फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है सोनाली घोष। जी हां, सोनाली घोष। काजीरंगा की
पहली महिला निदेशक। क्या नाम है इनका, मैंने बताया आपको, सोनाली घोष। यह इस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, यह दोनों है जो है काजीरंगा जिसके बारे में आप जानते हैं, इन दोनों को, यह दोनों के दोनों है, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। इसकी पहली फील्ड निदेशक बनी है। अब काजीरंगा का विस्तार आपको कहां दिखाई देगा, तो काजीरंगा का विस्तार आपको दिखाई देता है इस नेशनल पार्क का या टाइगर रिजर्व का, यह दिखाई देता है आपको असम राज्य में। असम राज्य के 3 जिले हैं, गोलाघाट, नागांव और कार्बी आंगलांग जिला, जहां इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार आप लोगों को दिखाई देता है, यानी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यह आपको दिखाई देगा असम राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य। और यहां आपको दिखाई देगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व भी है, बाघ संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व भी है, टीआर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यह आपको दिखाई देगा और यह असम के 3 जिलों में फैला हुआ है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्या खाली इतना ही नहीं जानने की सोनाली घोष बनी है, बात खत्म? जी नहीं, इतने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो फिर, क्योंकि काजीरंगा एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। अब क्यों है? क्योंकि यह हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट। विश्व में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट भारत में पाए जाते हैं, और इन 4 हॉटस्पॉट में से एक है पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट, जिसको पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। और इसी से होकर बहकर जाती है, या कहे काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है या संचरित होती हुई जाती है ब्रह्मपुत्र नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से। यानी कि इधर से ऐसे करके एक नदी जो आ रही है, यह जो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश और इस काजीरंगा से होती हुई जाती है। यानी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, इसी नेशनल पार्क से होकर जाती है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है राष्ट्रीय उद्यान? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की 2/3 संख्या यहीं ही पाई जाती है। कहां? काजीरंगा में। अब काजीरंगा से जुड़े चीजों को हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, पहला, विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की 2/3 संख्या यहां पर पाई जाती है। दूसरा, यह राष्ट्रीय धरोहर है, विश्व धरोहर स्थल भी है। क्या है? विश्व धरोहर स्थल भी है यह। विश्व धरोहर स्थल भी है। क्लियर है? अब यहां के 5 प्रमुख जीव हैं जिनको मिलाकर कहा जाता है बिग 5। क्या कहा जाता है? बिग 5। अब कौन कौन से जंतुओं को मिलाकर बिग 5 कहा जाता है, यह मैं आपको बताता हूं। तीसरा, अगर हम लोग बात करें, पहला, एक सींग वाले गैंडे।
गैंडा, कॉमा रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, यानी कहें बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा और स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर, दलदलीय हिरण कहा जाता है। इन 5 जानवरों की प्राप्ति के कारण इसे इन सबको मिलाकर ही कहा जाता है बिग 5। बिग 5 की संज्ञा दी जाती है। अब हो सकता है आपको लेकर यह क्वेश्चन पूछ ले बिग 5 को लेकर, क्योंकि सोनाली घोष पहली महिला बनी है, तो इस आधार पर इस पे काजीरंगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर क्वेश्चन पूछ ले। इतना ही नहीं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इस काजीरंगा को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। किसके द्वारा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में बर्ड रीजन के रूप में पहचान दी गई है। किसे? काजीरंगा को। किसको? काजीरंगा को। क्लियर है यहां तक? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? अब लेकिन एक और बात, यह तो चर्चा हो गई बात साहब 2023 में अगस्त के समय की यह बात हो गई, लेकिन 2022 में भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा का विषय बना था, और वह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है उस घटना को और इसको दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछ ले। अब वो घटना क्या है उसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुणे में अवस्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है और कुछ विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क का अध्ययन किया। वर्ष 2022 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, और इन्होंने कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। नेट कार्बन उत्सर्जन हो रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब दिमाग में आएगा, सर नेशनल पार्क में तो वनस्पतियां अधिक होती हैं, वहां तो कार्बन का उत्सर्जन नहीं बल्कि कार्बन का अवशोषण होना चाहिए। यह कैसे हो सकता है किसी नेशनल पार्क से कार्बन का उत्सर्जन हो, बल्कि वहां तो कार्बन का अवशोषण होगा। लेकिन क्या करें, रिपोर्ट है, रिपोर्ट ने बताया क्या कहा। काजीरंगा नेशनल पार्क के संदर्भ में हमारे भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां है? पुणे में, महाराष्ट्र में, प्लस कुछ विश्वविद्यालय के अध्ययन में यह बात निकल के आई है कि इस राष्ट्रीय उद्यान से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को यह राष्ट्रीय उद्यान वायुमंडल में बढ़ा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब क्यों, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसके दो कारण बताए गए, दो कारण बताए गए। हालांकि पहला कारण ही दूसरे कारण से जुड़ा हुआ है। जी हां, पहला तो यह कहा गया कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जो मृदा है यह एक यूनिक टाइप की सॉइल है, एक अनोखी मृदा है, जो कि या कहा जाए जिस मृदा में बहुत बड़ी संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। यहां की अनोखी मृदा में बड़ी संख्या में जीवाणुओं का घर है, बैक्टीरिया। अब यह जीवाणु श्वसन की क्रिया करते हैं और श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब इनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करें, फिर वनस्पतियां भी श्वसन की क्रिया करती हैं तो वह भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, जंतु भी वहां हैं वह भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यह सारी यानी उनके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में यहां की मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं की श्वसन क्रिया से निकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जुड़ जाती है। तो तय है वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। अब दिमाग में आएगा सर वनस्पतियां भी तो हैं, वो उनका उपभोग कर लेती होंगी। बात तो आपकी सही है। एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोग हो सकता है जो कंफ्यूज हो कि सर वनस्पतियां तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं श्वसन क्रिया में और ऑक्सीजन देती हैं। जी नहीं, वनस्पतियां भोजन बनाने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं, ना कि श्वसन की क्रिया में। श्वसन क्रिया में वो भी ऑक्सीजन लेती हैं वनस्पतियां भी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तब फिर सर यहां बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होगा ही होगा। जी हां, लेकिन यह उत्सर्जक की भूमिका निभाता है मानसून के समय में और मानसून के बाद सर्दियों के समय में। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में पहुंची हुई यह कार्बन डाइऑक्साइड जब बसंत ऋतु या कहें कि जब बारिश का मौसम आता है, जब मानसून का समय आता है, तो मानसून के समय मेघ आच्छादन होता है, यानी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो सूर्य की किरणें कम आ पाती हैं। वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन बना सकती हैं, जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होगी तो उनके भोजन बनाने की दर कम होगी, तो वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम खपत होगी। होगी या नहीं होगी? यानी कि मेघाच्छादन होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने की वजह से यह कार्बन उत्सर्जन करने लगता है। होगा ही। यह घटना मानसून के ऋतु के साथ साथ मानसून के पश्चात और शीतकाल में भी तो बादल होंगे, तो भी यही स्थिति होगी। इस वजह से यह राष्ट्रीय उद्यान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक होने की बजाय, कार्बन सिंक होने की बजाय कार्बन प्रोड्यूसर की भूमिका निभाने लगता है। दूसरी चीज, यह तो हो गई एक चर्चा की विषय। जनवरी 2024 में फिर से
काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा का विषय बना और वह बना गोल्डन टाइगर को लेकर। जनवरी 2024 में काजीरंगा में गोल्डन टाइगर मिला। गोल्डन टाइगर, चलिए आपको दिखा भी देता हूं गोल्डन टाइगर। यह देखिए, यह है गोल्डन टाइगर, यह है गोल्डन टाइगर। यह देखा गया कहां? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2024 में मिला। जनवरी 2024 में यह न्यूज आई। एक साउथ के वाइल्ड फोटोग्राफर थे रामनारायण, वह ऑस्ट्रेलिया के 2 टूरिस्ट को गाइड कर रहे थे और तब उनको यह मिला। अब दिमाग में आएगा सर, काला बाघ सुना था, अन्य बाघ की प्रजातियां जानते थे, लेकिन यह सुनहरा बाघ, गोल्डन टाइगर, जी हां, इसको गोल्डन टैबी टाइगर भी बोलते हैं, एक और नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन टैबी टाइगर। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, यह बाघों की कोई उप प्रजाति नहीं है, जी नहीं। एक्चुअली में काजीरंगा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, यहां पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर में एक जीन में, या कहा जाए एक जीन की उपस्थिति, जिसे वाइड बैंक जीन कहा जाता है, ये क्या है? बंगाल टाइगर का ही रूप है, ना कि कोई अलग प्रजाति। बंगाल टाइगर, इस बाघ में एक जीन होता है जिसे कहा जाता है वाइड बैंक, वाइड बैंक जीन। इसकी उपस्थिति की वजह से ही बंगाल टाइगर बाघों में कुछ गोल्डन टाइगर बन जाते हैं। मतलब क्या है कि ये जो वाइड बैंक जीन है, यह एक रंग रूप तय करने वाला जीन है और इस जीन की उपस्थिति की वजह से बालों के विकास के चक्र में मिलेनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बालों का रंग पीला होने की बजाय गोल्डन हो जाता है। इनकी लगभग 40 संख्या पाई जाती है। कहां? काजीरंगा नेशनल पार्क में। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इससे आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक, ये जो सीरीज शुरू हुई है, इसको नेक्स्ट एपिसोड में अब हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे और यह कंटिन्यूअसली चलती जाएगी आपकी सीरीज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि आपको यह मैटर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जिस प्रकार से आपका परीक्षा 16 जून को होने वाली है, आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, उस दबाव को कम करने के लिए यह कार्य आईएएस भूगोल बाबा, या कहें आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल के द्वारा भारत के भूगोल के संदर्भ में किया जा रहा है। करंट अफेयर्स तो बहुत जगह पढ़ाया जाता है, सब जगह पढ़ाया जाता है और सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यह स्पेसिफिक चैनल है जो कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी कि भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित यह यूट्यूब चैनल है जो आपकी परीक्षा में आपके सफलता के लिए एक छोटी सी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।